रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, खानदान खत्म हो गया लेकिन खानदानी माफिया की अकड़ है कि जाती नहीं। माफिया पिता बदमाशों की गोली से मारा गया। माफिया अम्मी योगी की पुलिस से भागी भागी फिर रही है और बेटा रील से खुद को माफिया बताने की कोशिश में लगा है। बताइए, माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद, एक उसकी ऐसी रील वायरल हो रही है जिसके बाद योगी फोर्स उसकी तलाश में जुट गई है। वैसे योगी आदित्यनाथ माफिया फैमिली की अकड़ निकाल चुके हैं, लगता है कि अबान की अकड़ निकालना बाकी है। अब्बू माफिया, अम्मी माफिया, बच्चे माफिया वाले ट्रैक पर। एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। क्या खानदानी माफिया फिर से सिर उठाने की कोशिश में है? क्या खानदानी माफिया योगी फोर्स को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है? खून में माफियागिरी हो तो वो आसानी से जाती नहीं है और भले ही अम्मी, अब्बू और बड़े भाइयों का हश्र कुछ भी हुआ हो, वीडियो पर रील बनाने का शौक कहीं छोटे को भी सलाखों में न पहुंचा दे। माफिया अतीक अहमद के 5वें नंबर के बेटे अबान अहमद का ये रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल रील में माफिया अतीक का बेटा अबान अपने साथियों के साथ एक शादी समारोह में शामिल दिख रहा है। रील में माफिया के बेटे की धमक और गाड़ियों का काफिला भी नजर आ रहा है। इसी रील के दौरान धमकी भरा डायलॉग भी बैकग्राउंड में चल रहा है। कहा जा रहा है कि डायलॉग के जरिए अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने विरोधियों को अपने पिता के अंदाज में धमकी देने की कोशिश कर रहा है। माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। शायद अबान अहमद ये भूल बैठा कि प्रयागराज की उसकी माफिया फैमिली का क्या हश्र हुआ है। माफिया अतीक अहमद की फैमिली का मौजूदा हाल देखिए। माफिया अतीक अहमद बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी शाइस्ता परवीन 50,000 रुपए की इनामी है और फरार चल रही है। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ की जेल में बंद है। उसके खिलाफ करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज है। दूसरे नंबर का बेटा अली झांसी जेल में बंद है। अतीक के तीसरे नंबर का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, जो बाद में झांसी में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। चौथे नंबर का बेटा एहजम पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल के किसी जिले में है और 5वें नंबर का बेटा अबान फिलहाल बाहर है और अब पुलिस की नजर उस पर पड़ गई है। अबान भूल गया कि योगी राज में माफियागिरी के बारे में सोचना भी अब गुनाह है। उसके अब्बू और भाइयों ने भी ऐसी ही गलती की थी। बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। अबान अगर योगी आदित्यनाथ के मैसेज को नहीं समझ पा रहा है तो उसे कम से कम अपने बड़े भाई अली अहमद का कुछ दिन पुराना ये बयान सुन लेना चाहिए जो वो पुलिस वैन से दे रहा था। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। पर रील वायरल होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने अबान अहमद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अब भी अगर अबान अहमद नहीं समझा तो उसे समझाने के लिए योगी तो है ही। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बवाल करने वालों की एक ही सजा है, योगी के बुलडोजर का विध्वंस। बरेली में हिंसा भड़काने की साजिश करने वाले मौलाना तौकीर के करीबियों पर योगी के बुलडोजर नजर गड़ाए हुए हैं। तौकीर का करीबी आरिफ, जिसे उसका खजांची कहा जा रहा है, पहले उसके अवैध शोरूम को तहस नहस कर दिया गया और अब पीले पंजे के रडार पर आरिफ की बसाई गई एक कॉलोनी आ गई है।
जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग तय है। योगी के बुलडोजर को अच्छे से पता है कि नफरती साजिश करने वालों की गर्मी कैसे निकालनी है। 4 दिन पहले बाबा के बुलडोजर ने दिखा दिया था कि उत्तर प्रदेश में मजहबी साजिश को कैसे रौंदा रहता है। तब मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ का सिर्फ शोरूम ही नेस्तनाबूद हुआ, पर अब तो पीले पंजे ने उसके काले कारनामों की कॉलोनी को रडार पर ले लिया है। अब जल्द ही आरिफ के ड्रीम प्रोजेक्ट की भी ईंट से ईंट बच सकती है। भड़काऊ मौलाना के खजांची पर बुलडोजर चलेगा। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबी मोहम्मद आरिफ दोनों ही इस वक्त जेल में बंद। सालों पहले आरिफ ने बरेली में फाइक एनक्लेव को बसाया था। जांच में इस बात पर मुहर लग चुकी है कि इस कॉलोनी में सीलिंग और सरकारी जमीन भी है। फाइक एनक्लेव में बनाए गए कई घर ऐसे हैं जिनका नक्शा भी पास नहीं। बरेली विकास प्राधिकरण के कब्जेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस बुलडोजर के लिए ग्रीन सिग्नल जैसा है। बस इशारा मिलने की देरी है। बुलडोजर योगी के वचन को पूरा करने के लिए अवैध कॉलोनी पर कभी भी कहर ढा सकता है। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। सिर्फ कॉलोनी ही नहीं, आरिफ की कई प्रॉपर्टी पर बरेली प्रशासन की नजर। फहम लॉन, स्काईलार्क होटल, फ्लोरा गार्डन बारात घर को भी बरेली विकास प्राधिकरण अवैध मानते हुए सील कर चुका है। इन सभी संपत्तियों में बिना नक्शा पास कराए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण किया गया। मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी आरिफ के बाजार पर बीडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है और अब बारी फाइक एनक्लेव की है। ये कॉलोनी जो है ये आरिफ की बसाई हुई कॉलोनी है और इसके पड़ोस में आप देख सकते हैं कि ये जो स्काईलार्क होटल है इसको पहले से ही बरेली विकास प्राधिकरण सील कर चुका है। उसके बिल्कुल पड़ोस में फार्म लॉन है, उसको भी सीज किया जा चुका है और अब फाइक एनक्लेव के 27 ऐसे मकान हैं जिन पे बरेली विकास प्राधिकरण जो है नोटिस भेजा है उन्होंने। जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा हो या फिर कोई माफिया, सबको ये बात गाढ़ बांध लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून से खिलवाड़ की इजाजत नहीं है। साजिश में साथ देने वाले भी नहीं बचेंगे। ये बात तौकीर के खजांची आरिफ पर फिट बैठती है। इसलिए उसके 3 मंजिला शोरूम के बाद पूरी कॉलोनी पर बुलडोजर का साया मंडराने लगा है। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 6 दिन गुजर गए, मध्य प्रदेश पुलिस 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सलमान को नहीं तलाश पाई। इस बीच रायसेन की एक मस्जिद से सनातनियों को खुली धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। हद तो यह है कि कभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने सनातन के सफाई के लिए 15 मिनट वाली धमकी दी थी। रायसेन के भाईजान ने इसके लिए वक्त थोड़ा बढ़ा करके 30 मिनट वाली धमकी दे दी है। भाईजान की इस धमकी के बाद रायसेन के सनातनी बेहद गुस्से में हैं। सलमान का इनकाउंटर भी होना चाहिए, बिना इनकाउंटर के हम मानने वाले नहीं। मस्जिद के दरवाजे के अंदर मौजूद इस शख्स को देखिए। बाहर पुलिस है, अंदर मुस्लिमों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। अंदर से ही धमकी दी जा रही है। मरने मारने की भाईजान की कसम याद दिला रही है। रायसेन के मियाँ जी की धमकी भी ओवैसी वाली ही दिख रही है, बस टाइम का फर्क है। ओवैसी ने 15 मिनट की मोहलत मांगी थी, मियाँ जी 30 मिनट का वक्त मांग रहे हैं। भीड़ गौहरगंज की मस्जिद में मौजूद थी। कल भारी तनाव के बाद पुलिस हालात काबू करने की कोशिश में लगी थी।
पूरा रायसेन सलमान को फांसी दो के नारे से गूंज रहा था। 6 दिन हो गए और अब तक पुलिस को छकाता नजर आ रहा है सलमान का कोई पता नहीं है। लेटेस्ट आपको अपडेट दे देता हूं, जो पीड़िता है उसकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। और मैं इस वक्त बैतूल अजीम जो मस्जिद है वहाँ मौजूद हूँ और इसी को लेकर शिकायत की गई। हिंदू संगठनों ने इसको अवैध होने का आरोप लगाया। रायसेन पुलिस के सर्दी में भी पसीने छूट रहे हैं कि 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले सलमान को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 300 पुलिसकर्मी रायसेन के चप्पे चप्पे में फरार आरोपी सलमान की तलाश में जुटे हैं और इधर मस्जिद से धमकी भी मिलने लगी है। क्या इस धमकी की आड़ में दुष्कर्म के आरोपी सलमान को बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मियां भाई दे रहे हैं 30 मिनट में साफ करने की धमकी? मस्जिद से आई धमकी के बाद अब सनातनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 30 मिनट में पूरे हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है वहाँ पर कि पूरे हिंदुओं को काट दिया जाएगा। कैसे काट देते? हिंदू संप्रदाय वहाँ पर था। हिंदू संप्रदाय में ऐसा शांति का प्रतीक है, पर ऐसा कुकृत्य करके, ऐसा बोल के, ये तो हिंसक बोल है, ये हिंसक बोल है पूरा। यानी कि मुसलमान गोरगंज छोड़ के कल अपने घरों में ताला लगा के चला गया था। क्यों चला गया था? कि हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई है। अब हिंदू चुपचाप नहीं बैठे। एक तो हिंदू बच्ची के महापाप से झुलसता रायसेन और आरोपी सलमान फरार, दूसरी ओर अब मस्जिद से सनातन को साफ करने की खुली धमकी रायसेन खोल रहा है। मस्जिद से धमकी पर रायसेन के मुस्लिमों का अलग ही तर्क है, सुनिए। कैसी कार्रवाई चाहते हैं सलमान? होना चाहिए सर, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। सलमान का सलमान की तलाश हर घंटे तेज की जा रही है। पुलिस ने तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया है। रायसेन के गौहरगंज में मस्जिद से आधा घंटे में हिंदुओं को साफ करने का दावा करने वाले नावेद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कल धमकी दे रहा था, आज अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रह गया है। क्या इशारा कर रहे थे? किसको साफ करना चाहते थे? साफ किसी को नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग तो अपना दरवाजा बंद करते थे, मस्जिद में थे। साहब ने खुद किया, हमने बंद करके हम तो खुद अंदर ही आ रहे थे। लेकिन इस गिरफ्तारी से रायसेन के लोग संतुष्ट नहीं हैं। वो मोहन सरकार से धमकी देने वाले और मासूम से महापाप करने वाले सलमान के खिलाफ बुलडोजर उतारने की मांग कर रहे हैं। कल तक कह रहे थे आधा घंटे दे दीजिए, मरने मारने से नहीं डरते, और अब पैरों से ठीक से चल नहीं पा रहे। मूवन फोर्स ने इनका इलाज कर दिया है। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही इनको अरेस्ट कर लिया गया है FIR के बाद। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने अच्छे माफिया बदमाशों पर नकेल कस रखी है। यूपी में अब दंगे नहीं होते और आगे भी ऐसा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। संभल में आज से 4 दिनों तक चलने वाले उर्स का आयोजन होना था, लेकिन कोर्ट से इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद मियां भाई अपना बोरिया बिस्तर समेटते नजर आए। लेकिन गाजी मेले के बाद उर्स पर पाबंदी से भाईजान में नाराजगी जरूर है। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। योगी की नीति और धरातल पर तस्वीरें 100% मेल खाती है। यूपी में सिर्फ बात नहीं होती, ग्राउंड पर दिखती है। संभल में स्थापित शांति इसका सबूत है। विवादों से घिरी जनेटा शरीफ दरगाह में आज से उर्स की शुरुआत होनी थी, लेकिन SDM कोर्ट से इजाजत नहीं मिली और उसके बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जहां कभी 4 दिन पहले से ही रौनक हो जाती थी, वहां सन्नाटा पसरा है। भरपूर लग जाता, 4 रोशनी को पहले ही लग जाता, 4-5 तारीख को। यहाँ दुकानें लगी होती थी, वहाँ पर सैकड़ों वर्ष से मेला होता चला आ रहा है, वो आस्था का केंद्र। गद्दे आ गए थे, टेंट लगने लगा था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। फिलहाल मेले को अभी अनुमति नहीं है, जिसके चलते मेला आज नहीं लगेगा। दरगाह जनेटा शरीफ पर मौजम शाह की याद में हर साल मौजमी उर्स का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस साल उर्स मेले पर पाबंदी लगा दी गई।
पहले ये समझिए कि उर्स होता क्या है। किसी सूफी संत की पुण्यतिथि को उर्स कहा जाता है, जो उनकी दरगाह पर किसी मेले की तरह मनाया जाता है। संभल की जनेटा शरीफ दरगाह पर पिछले साल तक उर्स के लिए किसी भी तरह की कोई परमिशन प्रशासन से नहीं ली जाती थी। इसकी शिकायत मोहम्मद जावेद ने ही प्रशासन से कर दी। जांच हुई तो दावा सच निकला। इस बार कोई परमिशन नहीं ली गई थी, लिहाजा प्रशासन ने उर्स मेले पर रोक लगा दी। पहले अनुमति ली नहीं जाती थी तो उसी तरह से मेला करते थे, तो जो पहले से होते चले आए काम वो होते रहे। धन उगाही का एक माध्यम बना रखा था, बगैर अनुमति के करते हैं, तो मैंने उसके लिए आपत्ति लगाई। कभी इन्हें वो तो मिली नहीं है अनुमति, कभी ली नहीं है इन्होंने, अब ये अनुमति चाहते हैं और उससे अनुमति लेने का मतलब है कि धन उगाही। बेशक जनेटा शरीफ दरगाह पर उर्स मेले पर कानून व्यवस्था के नाम पर रोक लगा दी गई है। योगी ने इसी साल मुस्लिम आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को भी कई शहरों में होने से रोक दिया। सैयद सालार मसूद गाजी के मेले 4 शहरों में बंद किए जा चुके हैं, जबकि संभल में नेजा मेले पर रोक लगाई गई थी और गोरखपुर में बाले मियाँ का मेला भी रद्द कर दिया गया। अब की बार संभल में मौजमी उर्स पर पाबंदी लगाई गई तो भाईजान इसके विरोध में खड़े हो गए। से चला रहा, हम तो बचपन से ही चले आ रहे हैं, मुद्दतों से देखते आ रहे हैं, गलत है ये। वहाँ पर सैकड़ों वर्ष से मेला होता चला आ रहा है, वो आस्था का केंद्र तो यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी वहाँ पर आस्था है, सब वहाँ पर हाजिर होते चले आए, सबको वहाँ पर फैज मिलता है, वहाँ पर भाईचारा अमन शांति। कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे मियाँ भाई को ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। कैला देवी के महंत ऋषिराज गिरी 20 नवंबर को संभल में पदयात्रा निकालने जा रहे थे। उन्हें भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। यहाँ भी मकसद संभल की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का ही था। जनेटा शरीफ दरगाह का तो विवादों से नाता वैसे भी पुराना रहा है। जनेटा में दरगाह शरीफ के सरकारी जमीन पर होने का दावा किया गया था। इलाके के लोगों का आरोप है कि दरगाह पर मेला लगाकर अवैध वसूली की जाती है। यानी अगर ये आरोप सही पाए गए तो योगी का पीला पंजा किसी भी वक्त सैकड़ों वर्ष पुरानी जनेटा दरगाह पर भी चल सकता है। गाजी के बाद उर्स पर पाबंदी यही बताता है कि प्रशासन किसी भी हाल में संभल की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया। पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, लेकिन शिमला में आंदोलन की चिंगारी ने गर्मी बढ़ा दी है और आंदोलन है एक अवैध मस्जिद के खिलाफ। संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आज शस्त्र उठाकर बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। चेतावनी ये कि देवभूमि की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। चेतावनी ये कि अवैध मस्जिद बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवभूमि के अस्तित्व की रक्षा के लिए सनातनी शंखनाद हो गया है। हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में फरसा है। अवैध मस्जिद के खिलाफ शस्त्र विद्रोह। देवभूमि में ये शस्त्र पूजन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सनातन धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया है। हिंदू संघर्ष समिति के आह्वान पर आज संजौली में सनातनी इकट्ठा हुए और अवैध मस्जिद के खिलाफ आखिरी चेतावनी दे दी। जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी, जय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण की मांग लिए हिंदू संगठनों के अनशन को 10 दिन हो गए हैं। प्रशासन की ओर से मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज हिंदुओं को शस्त्र प्रदर्शन करना पड़ा। हिंदू संगठनों ने 3 बड़ी मांगे हिमाचल की सुक्खू सरकार को याद दिलाई। हिंदू संघर्ष समिति की पहली मांग है कि सरकार झूठे मुकदमे वापस ले। दूसरी मांग है कि मस्जिद गिराए जाने तक उसे सील किया जाए। वहीं तीसरी मांग है कि अवैध मस्जिद का बिजली पानी कनेक्शन काटा जाए। संजौली की इस मस्जिद को न्यायालय ने अवैध घोषित कर इसे गिराने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन मस्जिद गिरना तो दूर, अब तक एक भी हथौड़ा नहीं चला है। यही वजह है कि हिंदू संगठन सुक्खू सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार हिंदुओं के साथ छल करने जा रही है, षड्यंत्र करने जा रही है। माननीय न्यायालय के ऑर्डर को सेटिस्फाइड करने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। इस बीच खुलासा हुआ है कि संजौली की अवैध मस्जिद को गिराने से बचाने का मास्टरमाइंड सलीम टेलर ही है। आरोप है कि सलीम टेलर ही शिमला की डेमोग्राफी बदलने के लिए मुसलमानों को बसा रहा है।
जिला प्रशासन को चेतावनी देने के साथ ही हिंदू संगठनों ने मियां भाई से भी अपील की है कि जुमे की नमाज के लिए अवैध मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने से परहेज करें। बात रही नमाज पढ़ने की, तो नमाज दूसरी मस्जिदों में भी की जा सकती है, परंतु घरों में भी की जा सकती है, अपने घरों में करें। परंतु ये जानबूझ के प्रायोजित तरीके से अगर ये प्रदेश का माहौल, संजौली का माहौल खराब करने में अगर कार्य करेंगे तो इसमें सीधी सीधी प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, ये अहम भूमिका रहेगी। ऐसी अपील इसलिए की गई है क्योंकि कोर्ट का आदेश आने के बावजूद 14 नवंबर को मियां भाई नमाज पढ़ने के लिए अवैध मस्जिद में पहुंच गए थे। शनिवार यानी 29 तारीख को संघर्ष समिति और जिला प्रशासन के बीच बैठक होगी। हिंदू संगठनों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये अनशन आंदोलन में बदलेगा और अवैध मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में माफिया हो या हिस्ट्री शीटर, किसी को सिर उठाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो योगी फोर्स उसे चलने के लायक नहीं छोड़ती। आप लगातार तस्वीरें और वीडियोस देखते रहते हैं। यूपी में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और अब अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला योगी मॉडल दिल्ली में भी लागू हो गया है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर यूपी तक खाकी का बुलेट शो देखने को मिल रहा है। कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। किसी गरीब और किसी समीप को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। अगर किसी अपराधी को सीएम योगी की इस वार्निंग का मतलब समझ न आया हो तो वो इन दो तस्वीरों को आंख खोलकर देख ले। इन अपराधियों ने प्रदेश की शांति व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश की थी, योगी फोर्स को चुनौती देने की हिमाकत की थी। अब ये हिस्ट्री शीटर सीना तान कर तो क्या, ठीक से चलने लायक भी नहीं बचे। जिस देश में गाय को पूजा जाता है वहाँ ये विधर्मी चंद रुपयों के लिए उसी की तस्करी कर रहे थे। योगी फोर्स को गो तस्करी की टिप मिली तो संदिग्ध ट्रक की तलाश शुरू हुई। जैसे ही पुलिस ने तस्करों को रोकने के लिए इशारा किया तो उन्होंने खाकी पर फायरिंग की हिमाकत कर दी। फिर क्या था, योगी फोर्स ने बिना वक्त गंवाए दोनों तस्करों के पांव में पीतल ठोंक दिया और गोवंशों को आजाद कराया। वाहन उन्नाव की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसको रोकने का प्रयास किया गया, घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के दौरान ही दोनों जो भी वाहन पर बैठे हुए व्यक्ति थे वह पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिससे दो बदमाश घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी हुई है। दोनों के कब्जे से 2 अदद तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 फायर किए हुए कारतूस बरामद हुए हैं। यूपी में अपराधियों के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि वो समय रहते अपराध से तौबा कर ले, जबकि दूसरे रास्ते पर यमदूत का दर्शन तय है। बरेली के इस बदमाश ने दूसरा रास्ता चुना तो योगी फोर्स के रूप में साक्षात यमराज के दर्शन हुए। पुलिस के कंधे पर सहारा लेकर चलता ये बदमाश बरेली का कुख्यात हिस्ट्री शीटर पारस है, जिसके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। उसका नाम पारस पुत्र डोरीलाल निवासी इज्जत नगर है और बरामदगी में उससे 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस एवं 1 बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपराध और अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला योगी मॉडल सुपरहिट है। यही वजह है कि योगी फोर्स की तरह ही अब दिल्ली पुलिस की बंदूकें भी बुलेट उगल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में एनकाउंटर के बाद भाऊ गैंग के एक शूटर अंकित को गिरफ्तार किया। आरोपी ने भागने के दौरान पुलिस टीम पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। यूपी में अब तक माफिया, दंगाई और रेपिस्ट के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने नशा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बड़ा एक्शन लिया है।
और इसके लिए उन्होंने फील्ड में उतारा है अपना एएनटी फोर्स यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। जी हां, योगी के कल रात बड़ी मीटिंग की और रात से ही एक्शन शुरू हो गया। साफ है कि अब उत्तर प्रदेश से ड्रग्स के नेटवर्क को जड़ से पूरी तरह उखाड़ फेंकने की तैयारी है योगी आदित्यनाथ की। नशा नाश का कारण बनता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 16 आने सच बोला। नशा नाश करता है, युवाओं को खत्म करता है, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, राज्य की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, देश का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। नशा नाम की इसी दीमक को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा अब योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया है। नशे के सौदागरों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार करने की पूरी योजना बना ली है। योगी का ये प्लान धरातल पर उतरने भी लगा है। गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर में नशे के कारोबारियों पर हुई कार्रवाई की ये तस्वीरें बता रही है कि सूबे से नशे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। योगी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, योगी फोर्स का पीतल वाला वार। शोहदों की मरम्मत के लिए योगी फोर्स किसी मिसाल से कम नहीं है। अब नशे के खिलाफ योगी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का वार नशा सौदागरों की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ समीक्षा बैठक की है और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को पूरी तरह हाईटेक और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। आदेश दिया है कि एएनटी फोर्स के सभी 6 थानों और 8 यूनिटों में निरीक्षक, उप निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर और तकनीकी स्टाफ की स्थायी तैनाती की जाए ताकि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कामकाज में तेजी आ सके। यानी योगी के निर्देश साफ है कि ड्रग्स का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी सख्ती के साथ कार्य करना। इधर योगी ने निर्देश दिए, उधर योगी फोर्स ने काम शुरू कर दिया। जौनपुर में यूपी पुलिस ने अवैध गांजा के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। 3 किलो 995 ग्राम अवैध गांजे के साथ 4 आरोपियों को धर दबोचा है। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जलालपुर पे मुकदमा अपराध संख्या 429/25, 430/25 एवं 431/25 पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भी योगी के निर्देशों पर नशा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनवरी 2023 से नवंबर 2025 यानी 2 साल 10 महीने की अवधि में कुल 6,865 किलो 793 ग्राम नशा जब्त किया जा चुका है, जिसमें गांजा, चरस, स्मैक, हेरोइन, MDMA, नशीली गोलियां और पाउडर शामिल है। बरामद किए गए इस नशे की कीमत करीब 1 अरब 46 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत 3 वर्षों में 1 अरब 46 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस और एएनटी फोर्स नशा तस्करों के कई गिरोह को पूरी तरह ध्वस्त कर चुकी है। एएनटी फोर्स को अब और मजबूती मिलने से संभावना दृढ़ है कि प्रदेश से नशे का सफाया हो जाएगा, जो कि नशे के सौदागरों की रीढ़ पर सीधा वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। अल्लाहू अकबर बोला और फिर धाएं धाएं कर दी। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के घर से चंद कदम दूर नेशनल गार्ड के 2 सैनिकों को गोली मार दी। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का पाला हुआ अफगानिस्तान का पूर्व सैनिक है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसे आतंकी हमला बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की वजह से अमेरिका दहला। एक शूट आउट और अमेरिका का गुरूर घुटने पर आ गया। जिस जगह पर परिंदे को भी फटकने की इजाजत नहीं है, वहां दिन के उजाले में गोलियां बरस गई। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से 600 मीटर की दूरी पर हुई फायरिंग ने अमेरिका के ताकतवर होने का घमंड चकनाचूर कर दिया है। बुधवार दोपहर 2 सैनिकों के सिर और छाती में गोली मार दी गई। वॉशिंगटन के फरागुट स्क्वायर पर नेशनल गार्ड्स ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक शूटर आया, अल्लाहू अकबर चिल्लाया और उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि तीसरे नेशनल गार्ड ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद शूटर को पकड़ा गया। जब यह हमला हुआ उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा में अपने मारे लागो क्लब में थे। जब उन्हें जानकारी मिली तो छूटते ही उन्होंने इसे आतंकी हमला बता दिया। ट्रंप जिसे आतंकी हमला बता रहे हैं, उस गुनहगार के बारे में भी जरा जान लीजिए। अमेरिकी सैनिकों पर फायरिंग करने वाले का नाम रहमानुल्लाह लखनवाल है। वो तालिबान की वापसी से पहले तक अफगानिस्तानी सेना में काम करता था। अमेरिका ने ही रहमानुल्लाह की मिलिट्री यूनिट को बनाया था। रहमानुल्लाह को ट्रेनिंग और हथियार भी दिए थे। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो वो रहमानुल्लाह को भी अपने साथ लेकर आए, लेकिन जान बचाने वाले अमेरिका के लिए रहमानुल्लाह भस्मासुर बन गया। उसने अमेरिकी सैनिकों को ही निशाना बना दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि किसी भी दुश्मन की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। ट्रंप भले ही बाइडेन पर आरोपों के बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इस हमले ने अमेरिका के सुरक्षा दावों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आखिर कैसे खुद का पाला पोसा हुआ सैनिक अमेरिकियों का दुश्मन बन गया? अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI और CIA ये जांच कर रही है कि 29 साल का अफगानी इस साजिश में अकेला शामिल था या कोई और भी इसके पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन खरीदने की योजना बना रहा है। साथ ही मिसाइल्स की बड़ी संख्या में खरीद को भी मंजूरी दी गई है। 5 दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे, उस वक्त इस डील पर ऑफिशियल सिग्नेचर होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया, हिंदुस्तान की सीमा में पाकिस्तान के दाखिल होने के सपने को चकनाचूर कर दिया। दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भारत संख्या बढ़ाने जा रहा है। भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही पहले से मौजूद इस डिफेंस सिस्टम की बड़ी संख्या में मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी। 5 दिसंबर को नई दिल्ली में मोदी पुतिन की बैठक में इस रक्षा सौदे पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं रूस ने भारत को भरोसा दिया है कि वो S-400 पर हुई पुरानी डील के तहत बचे 2 एयर डिफेंस सिस्टम को नवंबर 2026 तक सौंप देगा। ये स्क्वाड्रन $5.4 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए में 2018 में ऑर्डर किए गए थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें देरी हुई है। भारतीय सेना ने उम्मीद जताई है कि ये डिफेंस सिस्टम समय पर मिल जाएंगे। हांगकांग पूरी दुनिया में अपनी ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन कल हांगकांग के ताइपो शहर में लगी आग ने सभी को दहला दिया। आग इतनी भयानक थी कि कई लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। इस भयानक आग ने पूरे शहर ही नहीं बल्कि चीन तक को भी हिलाकर रख दिया। आग की ऐसी भयानक तस्वीरें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। ऐसा लग रहा है जैसे आग ने 35 मंजिला इमारत को किसी ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया हो। एक टावर में लगी आग ने जब विकराल रूप धारण कर लिया तो इसने एक एक कर 7 टावर को अपनी चपेट में ले लिया। हांगकांग का ये वो लाक्षागृह है जिसके धुएं से ताइपो शहर का आसमान काला हो गया है। हांगकांग के इतिहास में ऐसी आग करीब 77 साल बाद लगी है। ये आग इतनी भयानक है कि इसने एक पूरी सोसाइटी को अपनी ज्वाला से झुलसा दिया है। टेक्नोलॉजी में खुद को अव्वल बताने वाले चीन ने
इस आग के आगे घुटने टेक दिए हैं। आग जब शांत हुई तो सिर्फ और सिर्फ इमारत का खोखला ढांचा ही नजर आ रहा है। चारों ओर से लगी फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए 10 घंटे तक कड़ी मशक्कत करती रही। जैसे जैसे आग पर काबू पाया जा रहा है, वैसे वैसे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक इस आग ने 55 जिंदगियां ली हैं। करीब 76 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं अभी भी 279 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश इन जली हुई इमारतों में की जा रही है। अभी भी बिल्डिंग के अंदर से कई फ्लैट सुलग रहे हैं, जिनकी खिड़कियों पर धुआं और आग की लपटें साफ देखी जा रही हैं। यही वजह है कि लापता लोगों की तलाश में समय लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।